थी कि यूरोप पे जो सबसे बड़ा हल्ला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला गया उस पर हम बात करें, लेकिन क्योंकि आपने लोगों के सवाल ले लो, अब बस करो। अच्छा, ओके। सेठी साहब की पुरजोर फरमाइश पे ज़ाहिर है बहुत लंबी लिस्ट है और बहुत अरसे से हम ये शामिल नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले बढ़ते हैं तेज़ी के साथ हारूनाबाद मोहम्मद अब्दुल्ला अवान की जानिब। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला तय कराने की पेशकश की थी, लेकिन वो बेल तो किसी मंडे नहीं चढ़ी। क्या रूस चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर कराने में कोई किरदार अदा कर सकता है या अच्छा नहीं? जी, ऐसे है कि रूस और चाइना की कोशिश है कि इंडिया को साथ लिया जाए और एक 3 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया जाए। उसकी जिक्र हमने पहले भी किया था जी, रिक। जी हाँ। और उसको किसी तरीके से अमेरिकन कैंप में जाने से रोका जाए। अब अमेरिका की ज़ाहिर कोशिश कि ये उस कैंप का हिस्सा ना हो और वो अमेरिकन कैंप और क्वाड का हिस्सा हो। तो इंडिया इस वक्त फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसने जाना किस तरफ है या नहीं जाना। एक तरफ वो अमेरिका के साथ तल्लुकात रखना चाहता है, अच्छे तल्लुकात रखना चाहता है, स्पेशली ऑन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लग रही हैं ऑफ टैरिफ्स वो ना लगें ताकि उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम ना हो, बिकॉज ज़ाहिर है एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। और वो जो 50% लगा दिया उसने, ये भी इंडिया ने अनाउंस किया कि जी चले 25% तो ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों के ऊपर भी 19% लग गया है, तो 25% हम संभाल लेंगे। मगर ये जो आपने 50% लगा दिया है, स्पेशली जो रशिया से हम तेल ख़रीदते हैं, ये तो बहुत ज़्यादती की है आपने, इसको ना करें प्लीज़। और हम आपको इन रिटर्न फ्री एक्सेस दे देते हैं आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मोर एडवांस हाई टेक मोटरसाइकिल्स जो कि अमेरिकन के डिमांड्स हैं, बटर एंड एप्पल्स एंड वॉलनट्स एंड इस किस्म की चीज़ें, अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स। तो इसके ऊपर अभी डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी बातें हो रही हैं कि जी बड़ी टफ नेगोशिएशंस हुई हैं, मगर ऑलमोस्ट डील हो जाएगी। इंडिया का अमेरिका का जो ज़्यादा प्रेशर है इज़ ऑन बाइंग फ्रॉम रशियन ऑयल, मगर इन द लास्ट 2-3 मंथ्स इंडिया ने विदाउट अनाउंसिंग इट आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया अपनी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। इसीलिए प्यूटन भागा भागा आया है कि भाई रुक जाओ, क्या कर रहे हो, इतना भी ज़रूरत नहीं है, यो हमारे साथ चलो, डोंट गो इनटू दैट ग्रुप। ब्रिक्स में भी हम हैं, आप हमारे साथ हैं वहाँ, और ये चाइना और इंडिया और रशिया ग्रुप में आप आएँ, इसको एक्टिवेट करते हैं हम, एंड हमसे बात करें। यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और इन अ फ्यू ईयर्स यू विल बी काउंटेड एज अ ग्रेट पावर ऑल्सो। अभी तो शायद नहीं, बट यू विल बी। तो आप क्यों उस कैंप में जा रहे हैं? ये हमारा जो कैंप है इसके अंदर बाकी ग्रेट पावर्स जो है सिवाय अमेरिका के बाकी तो सारे यहाँ हैं। चाइना यहाँ है, रूस यहाँ है, ब्राज़ील की इकॉनमी बड़ी मजबूत है, अब आप भी आए, एंड सो ऑन। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। इंडिया इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब वो चूज़, मेरा नहीं ख्याल इंडिया चूज़ करेगा। इंडिया की पुरानी ये पॉलिसी रही है कि वो दोनों के साइड्स को खेलेगा, इधर भी खेलेगा उधर भी खेलेगा, मगर उसने ऑयल लेना ही लेना है रशिया से, और वो यही नेगोशिएट करेगा कि जी हमें आप टाइम दें ओवर विच टू क्रिएट अ नॉन डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल। तो इस किस्म की सिचुएशन हो रही है। इंडिया किसी एक ग्रुप में फुल फ्लैश नहीं जाएगा, ना वो क्वाड का हिस्सा फुल फ्लैश अब बनेगा, ना वो रशिया चाइना और के साथ बैठ के फुल फ्लैश अमेरिका के ख़िलाफ़ बैठेगा। इट विल कंटिन्यू टू ट्राई एंड प्ले अ न्यूट्रल रोल, ताकि इधर भी रहे और इधर भी रहे, बिकॉज उसके इंटरेस्ट जो हैं वो दोनों तरफ हैं। ठीक है, ये है इंडिया की पोजीशन। और अब मुल्तान से मुश्ताक क्या जानना चाहते हैं? सिटी साहब, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि किसास और दियत के कानून के बारे में है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ है जहाँ पे एक साहब के बेटे ने, जो कि नौउम्र था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं थे, उसने 2 बच्चियों को मार दिया और उसके बाद इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए उसका बेटा जो है वो बाइज्जत बरी भी हो गया। और इसके अलावा माजी में इसके और भी वाक़यात है, और इसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान की इलीट को हमेशा पहुँचता रहा है, गरीबों को तो इसका कोई फ़ायदा पहुँचता ही नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि जो भी जुर्म करे कानून के मुताबिक उसको सज़ा देनी चाहिए? और इसके अलावा हमने 27वीं तरमीम कर ली, 26वीं कर ली, और अभी ये सुन रहे हैं कि 28वीं भी आ रही है। तो अगर हम ये सब कुछ कर सकते हैं तो इस कानून को सिर्फ इसलिए नहीं ख़त्म किया जा रहा कि ये एलीट क्लास के फ़ायदे में जा रहा है? देखिए, जब ये कानून आया था तो उस वक्त ये एलीट की बात नहीं थी। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब और उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक साहब इस्लामिक शरिया लाना चाह रहे थे यहाँ। तो ये उस वक़्त के ये कानून हैं, और इसके पीछे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी है, और
और हमारी जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी फुल सपोर्ट है। इसका और बात है कि जब ये कानून नाफिज हो गया तो उसके बाद तनकीद ये हुई कि एक्चुअली गरीब लोग तो बेचारों के पास तो ब्लड मनी या देने का तो मौका ही नहीं मिलता, उनके पास तो पैसे ही नहीं होते, इसलिए जो नॉर्मल लॉ ऑफ द लैंड है वो अप्लाई होता है। और ये जो शरिया की जो तकाज़े हैं ये तो होते नहीं है कि दियत और इस किस्म की चीज़। तो मेरा ख्याल है कि ओवर द टाइम जो मीडिया के अंदर जब बात आती है, तो जब ये गरीब अमीर की बात आती है कि गरीब लोग चलते चलते किसी अमीर ने मार दिए, तो फिर ये समझ आती है कि उस स्ट्रेट अवे ये इसी कानून का सहारा लेके अमीर लोग जो हैं वो अपने बच्चों को या अपने बीवी को या अपने मियाँ को या अपने रिश्तेदारों को बचा लेंगे। और क्योंकि गरीब लोगों का ये होता है कि अच्छा जी अल्लाह वल्लू हो गया, जो होना सी ठीक है जी, गलती हो गई, वो मारे गए, ठीक है चलो कोई नहीं, 4 पैसे दे दो तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सदी। अदरवाइज़ वो केसेस तो आपको पता ही है चलते हैं, और अमीर लोग तो वैसे ही छूट जाते हैं। आपको पता ही है वो किस तरीके के इतने हैं उनके पास, बड़े बड़े वकील की है। और हमारी जो प्रोसिक्यूशन है इतनी कमज़ोर है कि अच्छा ओपन एंड शट केस भी जो है उसको भी वो नहीं, उसके कोई अच्छे अंजाम उसके होते। तो आई थिंक इसके पीछे एक सोसाइटल कंसेंसस भी है कि चले और कुछ नहीं तो यही सही। मगर ये आपका जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल सही है। हमने अभी ऐसी बातें की थी जब ये आया था कि, और इसका जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि अमीर लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। रियासतें भी कभी कभी इसका फ़ायदा उठा लेती हैं। आपको याद होगा रेमंड डेविस अफेयर, जिसके अंदर बहुत मसला बन गया था कि एक अमेरिकन ने मर्डर कर दिए थे 2 पाकिस्तानी बच्चों को, और फिर उनको भी इसी कानून के तहत छुड़ा के और वापस कर दिया गया, और कोई रास्ता नहीं था। तो ये और आपका ये कहना कि जी अगर चाहें तो ये कर ले, नहीं, एक दफ़ा कोई इस्लामी कानून पास हो जाता है ना, उसको वापस करना बहुत मुश्किल है इस मुल्क में। कोई इस किस्म की हिम्मत नहीं करेगा कि यार ऐसी क्यों, वो पास हो गया है, उसके पीछे एक इस्लामिक कंसेंसस है और हमारे कंजर्वेटिव लोग हैं और हमारे मुल्ला हजरात जो है वो उन्होंने उसको स्टैम्प ऑफ अप्रूवल दी हुई है, तो अब इसको क्यों छेड़ें इन चीज़ों को। ठीक है, चलने दें, देखा जाएगा। लेकिन सेठ साहब, जैसे बुरसा तो चले दबाव में आके सुलह कर लेते हैं या रकम वगैरह लेने पर मजबूर हो जाते हैं, फिर रियासत ये नहीं देख सकती कि उन पर दबाव आया और रियासत पैरवी करे। हमने देखा शाहजेब कत्ल केस में भी ये सवाल उठाया गया कि रियासत को फिर पैरवी करनी चाहिए ऐसे केसेस की जिसमें बुरसा कमज़ोर हो। रियासत नहीं पैरवी कर सकती ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। रियासत फेल हो गई है पैरवी करने के लिए, इसलिए ये फिर इस किस्म के कानून जो हैं वो फिर अहमियत उनको दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने जो तरमीम की बात की उसका जवाब भी आपको मिल गया। अब इटली से अहमद मुख्तार। जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था, इमरान खान ने एक बयान दिया था, अगर हमारे इंडिया से तल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो हमें एटमी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। उस बयान को सामने रखकर और DGISPR के एक एक लफ्ज़ को और उनके चेहरे के तासुरात को अगर देखा जाए तो लगता है कि इमरान खान की नाअहलियत के अलावा और भी बहुत सारे मुलाकात थे। तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमने एटमी हथियार एक्वायर करने का फ़ैसला किया था जब इंडिया ने किया था, वो एक मिलिट्री बैलेंस के ज़रिए किया था, और हमने कहा था हमारे डिफेंस के लिए, और आज भी हमारी वही सिचुएशन है। इसीलिए हम किसी दुनिया के किसी मुल्क को थ्रेटन नहीं करते। जैसे कि इसराइल का जो बॉम्ब है या अमेरिकन बॉम्ब्स हैं या रशियन बॉम्ब्स हैं, दे पोज अ थ्रेट टू दी अदर कंट्रीज़ जिनके साथ उनके प्रॉब्लम्स हैं। हमारा इज़ अ प्योरली डिफेंसिव मैकेनिज़्म। तो अब आइए ये कि खान साहब ने जब ये बात की थी, उनका मेरा ख्याल है ये कहना कि खान साहब का ये मतलब था कि अगर अमन हो जाता है इंडिया के साथ तो एटॉमिक वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, उनका ये मतलब ही था कि हमें ख़त्म कर देने चाहिए।